हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है और उसका हम लोग को सोल्व एग्जांपल का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग केवल देखे थे सिलेबस के पढ़ना क्या क्या हम लोग को है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 का जो है इसका परिचय समझते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हो हेडिंग्स बना हुआ मैथमेटिक्स गणित है, कक्षा 10 के लिए है। पार्ट 1 एक तरह से चैप्टर 1 एक बोल सकते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसका प्रश्नावली 1 का 1.1 का परिचय उदाहरण दोनों है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर को कितने भाग में बांटा गया है ना, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ देख रहे होंगे डेफिनेशन लिखा हुआ या परिभाषा लिखा हुआ वास्तविक संख्या का। अब वास्तविक संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग संख्या की अगर हम लोग बात करें तो एक जो संख्या होता है ना, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स का आप चाहे तो सम्मिश्र या मिश्र संख्या या फिर जटिल संख्या के भी नाम से जानते हैं। बट जैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं x प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं, जिसमें x जो होता है ये वास्तविक का काम करता है या रियल का बात करते हैं, और जो y जो होता है ये काल्पनिक की बात करते हैं, जिसको हम लोग इमेजिनरी के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग को यहाँ से पढ़ना है वास्तविक संख्या। अब जैसे काल्पनिक संख्या की बात अगर हम लोग करें तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है 11th-12th में ना, जिसको हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तो हमारा हेडिंग्स बना हुआ है। तो जैसे देख रहे होंगे परिभाषा लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता हो उसे वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे अगर यह एक संख्या रेखा है इस तरह से आपका, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया 0, इधर रहेगा आपका माइनस में और इधर रहेगा आपका प्लस में सारे नंबर। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी यहाँ से कर दे रहे हैं हम लोग, प्लस इन्फिनिटी। अब इस पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इससे 0 के इधर जो भी नंबर्स होगा वो क्या होगा, जो हर एक संख्या जो होगा आपका वो माइनस में होने वाला है, और 0 के जो राइट साइड होगा ये सारे के सारे संख्या आपका प्लस में होने वाला है। तो यहाँ से आने के बाद अब जैसे यहाँ से हम लोग 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख देंगे, इसके बाद इसके बीच में जितना भी नंबर हो इनफाइनाइट नंबर होगा, इसके बीच 2 और 3 के बीच, ये सारे के सारे संख्या क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। उसी तरह से इधर -1 -2 इधर डॉट 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 करते करते कहाँ चला जाएगा आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सब के सब संख्या कैसा कहलाएगा, हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाता है। अब जो वास्तविक संख्या है इसको दो तरह से बांटा गया है। एक का नाम है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और दूसरा नाम है आपका अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्याओं में वैसा संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं, सॉरी परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया कि वह संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये भी जो भी संख्या होगा p बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं, ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर मान लें हम लोग यहाँ से 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3/2 की बात करें, -1/2 की बात करें, तो ये संख्या जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या जो हमारा होता है, अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या होता है जिसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे
अगर हम यहाँ से 22/7 की बात करें तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें √3 का, √5 का, ये सब कैसा हो जाएगा, तो ये सब अपरिमेय संख्या के अंदर काउंट होता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग पी वाई की वजह से 2 है तो 2 को हम लोग 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, 3 है 3/1 को, 1 को 1/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब जो संख्या होगा परिमेय कहलाएगा। और ये जो अंडर रूट होता है जिसका वर्गमूल आप कंप्लीट नहीं निकाल पाइएगा, जिसका कंप्लीटली वर्गमूल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इसमें एक बात और चर्चा कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ऐसे एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना है एचसीएफ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, बट अगर एचसीएफ पढ़ना है तो थोड़ा सा हम लोग एलसीएफ का भी नॉलेज रखना जरूरी है। एचसीएफ को हम लोग, एचसीएफ जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका फुल हिंदी नेम होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या है, तो लिखा हुआ है एक ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में हो और सबसे बड़ा, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ से बोले कि इसका एचसीएफ निकालिए, किसका निकालना है, तो मान के चलिए बोले कि जैसे हम लोग यहाँ से दे दिए 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग एक्चुअली में इस चैप्टर में एचसीएफ ही निकालेंगे। कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन मेथड से। अब यहाँ पे 10 और 15 का अगर हम एचसीएफ करें तो 10 का जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं और 15 का गुणनखंड करते हैं, तो 10 का गुणनखंड 2 गुना क्या हो जाएगा आपका 5, 5 गुना 10, और 15 का करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5। अगर हम यहाँ से एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है, कॉमन में केवल क्या आ रहा है 5, तो एचसीएफ जो हो जाएगा 10 और 15 का वो क्या होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि बड़ा संख्या दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब ऐसे एक्चुअली में जितना नंबर कॉमन होगा सारा को हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब जैसे एक कॉमन है तो एक को लिख रहे हैं, तो यहाँ से एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एलसीएम की बात करें जिसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, तो जो एचसीएफ आता है ना एचसीएफ, अब कौन कौन सा नंबर को हम लोग निकाले हैं 10 और 15 का, तो जो एचसीएफ आता है ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, ये दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक तरह से मल्टीपल हो जाता है। इसका फैक्टर होता है ना, फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो दोनों में अवेलेबल होगा वो कहलाता है क्या आपका एचसीएफ। एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम में लिखा हुआ है कि ऐसा गुणज ना, जैसे एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे 6 है तो 6 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब इसी तरह से एक होता है गुणज, गुणज क्या होता है, अब 6 के अगर हम लोग गुणज की बात करें, 6 का अगर हम लोग गुणज की बात करें तो गुणज, गुणज बोले तो इसको हम लोग मल्टीपल के नाम से जानते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, जैसे 12 ना, 18, 24, 30, ये सब क्या हुआ, ये सब 6 का गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। जिसको 6 को टेबल में आ जाए सबका सब, वो क्या कहलाएगा आपका, जो 6 के टेबल में हुआ मल्टीपल कहलाएगा। 2 का मल्टीपल निकालना है 2, 4, 6, 8 ऐसे निकाल सकते हैं। 1 का तो 1 का सब मल्टीपल होता है, 1, 2, 3, 4, 5 सब मल्टीपल हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो बोल रहा है कि ऐसा गुणज जो दोनों संख्याओं में और सबसे छोटा, छोटा प्लस सब दोनों संख्याओं में अवेलेबल होना चाहिए। तो अब देखिए एलसीएम निकलता कैसे है, अब जैसे मान लीजिए यही संख्या 10 और, अब यहां से बोले कि 10 और 15 का जो है आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम तो सेम इसी मेथड से, गुणनखंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और 15 क्या था हमारा, 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखिए जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 5 है तो 5 एक ही बार लिखाएगा। अब 2 और 3 अगर एक एक बार करके है तो इसको 2 एक बार लिखेंगे और एक बार 3 लिखेंगे, 3 दूना 6 5 क्या हो जाएगा हमारा 30। तो 30 जो होगा वो 10 और 15 का क्या कहलाएगा, ये एलसीएम कहलाएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या कहलाएगा आपका 30, और यहाँ पे जो 5 निकला एचसीएफ कहलाएगा।
5 HCF। थोड़ा सा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रॉपर्टीज होता है कुछ आगे भी देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ आपका प्रॉपर्टीज। तो फिलहाल हम लोग एचसीएफ एचसीएफ क्या एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेका ना, जिसको हम लोग लेमा के नाम से जानते हैं। परिमेका और एल्गोरिथम थोड़ा सा समझ लीजिए। एल्गोरिथम में क्या होता है, तो एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला है जो विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान करता है। क्या करता है, यह एक सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला है जो विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान करता है, जिसको हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रेमिका है, जिसको हम लोग सिद्धांत भी एक तरह से बोलते हैं या फिर परिमेय के भी नाम से जानते हैं। जैसे यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग करके किसी दूसरे प्रश्न को मतलब हल करने में सहायता प्रदान करता है ना। जैसे आगे चल करके आप लोग पढ़िएगा पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय ना, और भी बहुत सारा प्रमेय यूज करेंगे जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लॉजिक की बातें। यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है सो समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का अलग से कुछ नहीं होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ते होंगे भाज्य बराबर ना, भाज्य बराबर भाजक ना गुना भागफल, भागफल और प्लस में क्या पढ़े होंगे शेषफल, शेषफल पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ना, जिसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं ना, डिविडेंड। उसके बाद डिवाइजर, उसके बाद कोसेंट और फिर प्लस में हो जाता है आपका रिमाइंडर, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है या प्रमेयिका जो है बस इसी चीज को ही दिखाता है कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इस पूरे एक्सरसाइज में मेन काम हम लोग को यही करना है, जैसे क्वेश्चंस रहेगा आपके पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके दिए गए संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा में या प्रमेयिका जिसको बोलते हैं कि किसी भी दो पूर्णांकों, पूर्णांक कौन कौन है ए और बी, जहां ए ग्रेटर होना चाहिए किससे बी के लिए, हम इन्हें निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं जहां ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, और आर क्या होगा, तो आर जो होगा रिमाइंडर एक तरह से वो 0 से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। जहां पे लिखा हुआ कि ए जो है वो डिविडेंड है भाज, बी जो है आपका भाजक है डिवाइजर, क्यू जो है भागफल है कोसेंट और आर जो है रिमाइंडर है शेषफल। जैसे अगर आप यहाँ से बी से ए को डिवाइड करते हैं क्यू बार लगता है ना, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचता है आर। अब यहाँ जो भी आया यहाँ पे नंबर, तो ये जो b है ये b एक डिवाइजर हो गया, a क्या है डिविडेंड है, q क्या है कोसेंट है और r क्या हो गया हमारा रिमाइंडर शेषफल जिसको बोलते हैं। तो उसी चीज को लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं या यूक्लिड डिवीजन परिमेयिका के नाम से जानते हैं हम लोग। जिसका काम क्या होता है, तो काम हो गया कि इसका यूज करके आपको, इस मेथड का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा और एचसीएफ आप आसानी से 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो रहेगा वो क्या होगा 0 से बड़ा और b से क्या रहेगा छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा। जहां पे b क्या हमारा है, तो b जो है वो डिवाइजर का काम करेगा और r क्या है, तो r हमारा शेषफल, शेषफल हमेशा डिवाइजर के छोटा रहेगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं आगे, हम लोग एक पॉइंट और इसमें देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एक क्वेश्चन देगा सॉल्व करने, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका का उपयोग करते हैं, लिखा है कि हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज सकते हैं।
एचसीएफ निकालने का प्रक्रिया क्या है, तो बोल रहा है पहला कि बड़ी संख्या a को ना छोटी संख्या b से विभाजित करें और शेष r प्राप्त करें। यदि r का मान 0 हो तो b ही एचसीएफ होगा। जैसे बोल रहा है कि अगर आप b से डिवाइड करते हैं a को ना, और अगर मान के चलिए इसको डिवाइड q टाइम किए और डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर r मिल गया, तो r का मान अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो b देख रहे हैं ये एचसीएफ कहलाएगा वो दोनों नंबर का। किसका, तो b और a दोनों का। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ कि अगर r बराबर 0 ना हो तो फिर b को नया भाज्य मान लेंगे। फिर b जो है वो भाज्य का काम करेगा और r क्या काम करेगा, भाजक का। मानकर प्रक्रिया को दोहराए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। क्या काम करना है, इस प्रक्रिया को तब तक हम लोग रिपीट करेंगे जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन गिवन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए, उदाहरण मान लिए कि हमें 455 है और 42 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम 455 की बात करें तो 455 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और 42 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो एक्चुअली में इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, जैसे 42 है तो 42 से डिवाइड करेंगे किसको, 455 को। अब 42 में 455 से कितना टाइम लगा सकते हैं, 10 बार, क्योंकि 10 बार अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं, 10 बार करते हैं तो 420 आ जाएगा। 420 जो कि 455 से छोटा है, अब इसको घटाएंगे तो 5 और यहाँ से 3, ये कट गया हमारा। तो यहाँ से क्या हमारा मिल गया, 42 गुना 10 और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 35। अभी यहाँ पे r बराबर 0 नहीं हुआ है, r बराबर नहीं है 0, तो फिर से अब क्या करेंगे, ई डिविडेंड के काम करेगा और 35 का काम करेगा डिवाइजर का। तो यहाँ फिर से ई डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, और 42 क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड का काम करेगा। तो 35 में एक बार लगा सकते हैं, 35 रिमाइंडर फिर बच गया 7। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि ये जो है 42 सब लिखेंगे, 42 बराबर क्या हो जाएगा 35 और गुना 1 + 7 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। अब यहाँ भी हमारा r डज नॉट इक्वल 0। अब इसी काम को कितना बार रिपीट करना, जब तक r 0 ना हो जाए। अब फिर क्या करेंगे, तो अभी भी यहाँ 0 नहीं, तो अभी 7 जो है ये डिवाइजर का काम करेगा और 35 जो है वो क्या करेगा काम हमारा, 35 जो हमारा क्या काम करेगा डिविडेंड का। तो ये 5 बार में 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इस कंडीशन में फिर से यहाँ करेंगे, देयरफॉर 35 हो गया हमारा डिविडेंड, 35 क्या हो गया हमारा डिविडेंड, 7 क्या हो गया डिवाइजर, इसमें 5 से गुना करेंगे प्लस में क्या कर देंगे हम लोग 0। अब यहाँ पे 0 जैसे किए तो r बराबर 0 हो गया, r अगर 0 तो देयरफॉर अगर हम यहाँ से एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, एचसीएफ का काम करेगा कौन 7। तो इस तरह से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसी तरह से हम लोग इसका प्रयोग करके क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन उदाहरण है, बोल रहा है कि 4052 है प्लस 12576 है का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो जो बड़ा होगा उसको डिविडेंड मानेंगे, जो बड़ा है उसको डिविडेंड हमारे पास कितना हो गया 1,576 हो गया। अब डिवाइजर का काम कौन करेगा, तो 4052 का काम करेगा। तो अब जैसे 4052 हम लोग कितना टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बनाने वाला काम करते हैं। तो यहाँ से 4052 को 52 से डिवाइड करते हैं किसको, तो 12576 3 बार में लगा सकते हैं आप, क्योंकि 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ से 3 दूना 6, इसके बाद 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से फिर करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और 4 तिया क्या हो जाएगा हमारा 12। इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, घटाने के बाद फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो 2 और 1 में से 4 करेंगे 420। तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास r 0 नहीं है, मतलब कि इसमें 3 गुना करना है और शेषफल क्या बचा हमारा 420। तो अब यहाँ पे r जो है डज नॉट इक्वल 0 है, तो फिर से हम लोग अप्लाई करें कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, जब तक कि r 0 ना हो जाए। तो अब जैसे 0 नहीं हुआ तो ये क्या का काम करेगा, यह डिवाइजर का काम करेगा, डिविडेंड का काम कौन करेगा 4052। अब जैसे यहाँ तो 4 से अगर 10 बार लगाएंगे तो 10 गुना 242 हो जाएगा
मतलब आप 9 बार लगा सकते हैं इसमें। तो 9 बार करने पे 0, 9 दूना 18 का 8 और 9 चौके क्या हो जाएगा 36। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 15 में से 8 7 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, हमारा 372 आ जाएगा। यहाँ पे भी अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। तो कहने का मतलब है कि अब ई काम करेगा हमारा डिविडेंड का। तो यहाँ से हम लोग 4052 को डिविडेंड मानेंगे, और 420 जो हमारा है वो डिवाइजर का काम करेगा। इसमें गुना कितना से किए 9 से, और प्लस में शेषफल कितना है हमारा 372, कितना आ जाएगा 372। अब यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि आर जो है वो डज नॉट इक्वल 0 होगा। तो आर जब अगर डज नॉट इक्वल 0 है तो फिर से हम लोग यहाँ इसको क्या करेंगे, डिवाइजर का काम करेगा 372, और डिविडेंड कौन हो जाएगा हमारा 420। वन टाइम करेंगे, चूंकि टू टाइम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, टू टाइम में क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो फिर हमारा ये डिविडेंड का काम करेगा 420, 372 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर का काम करेगा मल्टीप्लाई, वन टाइम ही कर सकते हैं, वन में हमारा कितना हो जाएगा 372। अब घटाएंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ 11 में से 7 घटाइए, नहीं चूंकि 1 बच गया यहाँ से, 11 में 7 तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा क्या हमारा 48। यहाँ पे भी क्या हुआ आर डज नॉट इक्वल 0। जब तक 0 नहीं होगा आर तब तक हम लोग इसी मेथड को अप्लाई करते रहेंगे। अब ये क्या काम करेगा, ये डिवाइजर का काम करेगा फिर से, और ये डिविडेंड का काम करेगा। तो फिर से यहाँ निकालेंगे 372 इज इक्वल टू 48 गुना, अब 48 से इसमें गुना करना है, किसमें 372, 372 से कितना बार आप लगाएंगे, तो अगर आप इसमें 372 लगाते हैं तो 48 से 372 कितना टाइम में लग जाएगा, पहले तो इधर देख लेंगे कैलकुलेशन सही है कि ना। 2 हो जाएगा, 2 के बाद 14 में से 8 घटा, 14 में से 8, अच्छा सॉरी 2 0 में से 2, 15 में से 8 7 हुए, ठीक है। यहाँ 9, 9 में से 6 घटा 3, सही है, चलिए 372। अब इसमें कितना बार लगेगा, तो अगर हम लोग 4 से लगाएं 48 तो 40 था तो 400 हो जाएगा, 8 से करिए तो 8 अठाई 64 और चौके 32, 8 से लगा कर देखते हैं, क्योंकि 9 अठे 72 और 9 चौके 36, 9 से लगा दीजिए इसमें, नहीं 9 अठे 72, 9 चौके 36 नहीं हो जाएगा ना, नहीं ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 8 से करें तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, और हासिल 6 हो जाएगा ना, 8 तरीके फिर 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा, इसमें भी ज्यादा हो जाएगा, 8 भी नहीं लगेगा हमारा यहाँ से। अब 40 दहा एक्चुअली में क्या होता है, 40 दहा 400 हो जाएगा ना, 8 बार में भी तो ज्यादा हो जा रहा है, 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा, 7 से 7 8 56 7 चौक 28, हाँ 7 बार लगा सकते हैं आप। तो 7 बार में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, अगर हम इसमें 7 बार इसमें लगा 7 टाइम्स लगाते हैं, 7 टाइम लगाते हैं इसमें, तो 7 टाइम लगाएंगे तो 8 7 56 हो जाएगा ना, कैरी हो जाएगा हमारा 5 और 7 28, और 28 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 32, 8 बार लगाने में 8 अठाई 64, 8 चौके 32 और 6 ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ से घटा देते हैं, तो घटाने के बाद यहाँ से 6 बच गया, यहाँ 6 फिर बचा तो यहाँ से बच गया हमारा 4, तो फिर से भी हमारा 0 नहीं हुआ, मतलब 7 टाइम लगा, प्लस में कितना बच गया 46। अब फिर से क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से जो 48 है ये क्या काम करेगा हमारा, तो 48 जो है हमारा डिविडेंड का काम करेगा, सॉरी डिवाइजर का काम करेगा, और डिविडेंड कौन हो जाएगा हमारा 48, 46 डिविडेंड का, तो 48 अगर हम लोग करते हैं तो 1 बार 46 लगेगा आपका, यहाँ से 2 बच जाएगा, तो यहाँ से भी फिर अभी आर हमारा 0 नहीं हुआ, तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, 48 को डिविडेंड मान लेंगे, 46 गुना 1 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 खाली बचेगा, यहाँ पे भी आर 0 नहीं हुआ, तो आगे फिर से हम लोग 46 को हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 46 को डिविडेंड बना लेते हैं, और उसके बाद बहुत लेकिन छोटा है, गड़बड़ा गया क्या करें, यहाँ से अगर आप बात करें
तो नंबर सही हमारा है ना, नंबर सही है। चलिए ठीक है, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और फिर 3 चौके 12, 420 ठीक तो है। 9 बार लगाए, 9 बार में 9 दूना 18, 8 9 चौके 36, 37 हो जाता। यहाँ गड़बड़ा गया हम लोग का ना, यही गड़बड़ा गया, यहाँ गड़बड़ाया मतलब सब गड़बड़ा गया, इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग चला गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 9 से करेंगे तो 9 जीरो हो गया, 9 दूना 18 की 8 हासिल बच गया एक, और 9 चौके 36 और एक यहाँ से 37 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 ठीक है, बच गया यहाँ से 15 ना। अब 15 जब बचा तो 15 में से 8 मतलब कितना बच गया, 7, और यहाँ बच गया 9, 9 में से मतलब ये 272 आया रिमाइंडर। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, 372 नहीं 272 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 272 आ गया, यहाँ 272 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 420 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर मानेंगे, डिविडेंट मानेंगे, और 272 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइजर का काम करेगा। तो 272 से फिर अब किस में डिवाइड करेंगे, तो 420 में। अब 420 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 9 में से हाँ 272 ठीक है। फिर से देख लेते हैं ना, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आकर के हम लोग 9 से किए जीरो में, जीरो हो गया, 9 दूना 18 का, और 9 चौके 36 और एक 37 ठीक है, घटा 2 बचा 15 हुआ, 15 में से 8 घटा 7 बच गया 9, 9 में से 7 घटा तो 272 ठीक है। अब इसे हम लोग वन टाइम ही लगा सकते हैं, वन टाइम। तो वन टाइम में ये 272 आ जाएगा, 272 को घटाएंगे यहाँ से 10, 10 में से 2 घटा 8, फिर यहाँ 1 बचा 11 हो गया। 11 में से अगर आप यहाँ से घटाइएगा 7 को तो 4 बचेगा, और 4 को भी यहाँ से फिर बच गया 3, मतलब 148। तो यहाँ से हम लोग एक बार लगाएंगे प्लस में 148 हो जाएगा, फिर हमारा r डज नॉट इक्वल 0 होगा। फिर से अब लगाएंगे तो r 148 जो डिवाइजर हो जाएगा, और 272 क्या हो जाएगा हमारा, 272 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा। इसको 2 बार में 272 आ जाएगा, 148 गुना 2 करेंगे, 8 दूना तो 16 हो गया ना, 16। फिर यहाँ पे भी 2 बार तो नहीं लगा सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे भी 2 बार नहीं लगेगा हमारा, गड़बड़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे हमारा जीरो नहीं हुआ। अब जैसे अब यहाँ पे जीरो अगर नहीं हुआ, तो यहाँ से जीरो अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है, नंबर्स कहीं गलती नहीं हो गया है। वन 148, चलिए ठीक है। चलिए फिर अब यहाँ से क्या होगा, 272 जो हमारा है वो क्या का काम करेगा, डिविडेंड का। तो 272 यहाँ से हम लोग कर लेंगे, 272। अब 148 जो डिवाइजर का काम करेगा। अब इसमें हम लोग फिर से एक बार लगाएंगे, तो एक बार 2 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, चूंकि 2 बार करेंगे तो 296 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक ही बार लगाएंगे, इसमें एक बार लगेगा। तो एक बार लगाने पे क्या मिलेगा हम लोग को, वन टाइम करेंगे तो 148, 148 में सब घटाइए, तो यहाँ से 12 में से 8 घटा 4, 6 बच गया, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 124 बच गया हमारा, मतलब 124। यहाँ भी r डज नॉट इक्वल 0 हुआ। फिर से अप्लाई करेंगे। अब ये क्या काम करेगा, डिविडेंट हो जाएगा कौन हमारा 148, 124 इंटू 2 कर दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 124 दूना 248 हो गया, तो ये 0 मतलब r बराबर 0 हो गया। देयरफॉर अब ये जो ए वाला नंबर है क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 124 हो जाएगा हमारा एचसीएफ, 124 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला लिखा हुआ हमारा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां पे q क्या कोई पूर्णांक है। तो अगर हम लोग यहाँ से
धनात्मक सम पूर्णांक की बात करें, धनात्मक सम पूर्णांक, तो धनात्मक सम पूर्णांक हमारा क्या होता है 2 4 6 ना 8, इस तरह से 2 का मल्टीपल होता है। और अगर हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें, धनात्मक विषम पूर्णांक तो ये क्या होता है 1 3 5 ना 7, इस तरह से सब क्या हो जाता है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से मान लिए, एवं बी बराबर हम लोग क्या मान लिए 2, बी बराबर क्या मान लिए हम लोग 2 मान लिए। तो यहां से चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बराबर बी क्यू, और प्लस में क्या लिख सकते हैं आर। अब बी बराबर हमारे पास क्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर बी का मान हमारा 2 है और यहाँ प्लस में आर, तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि आर जो होगा, आर आर बराबर या तो 0 होगा या क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, आर का मान 0 या 1, कहने का मतलब है कि जो आर रहेगा वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा और लेस देन किससे हो जाएगा बी से। अब बी हमारे पास क्या है 2, जैसे अगर मान कर चलिए यहाँ से 2 से अगर हम लोग इसमें करते हैं तो 2 से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। अब चूंकि 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 2 से छोटा होना चाहिए, तो अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 और 1। जैसे अगर कोई संख्या से किसी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं तो जिस संख्या से आप डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर जब भी बचेगा तो संख्या से एक कम होगा। जैसे अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेकर के 5 के बीच बचेगा, या 5 भी हो सकता है, 7 रहेंगे तो 0 से लेकर के 6 तक हो जाएगा आपका रिमाइंडर, शेषफल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें बात करें, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का मान या तो 0 होगा या तो फिर क्या हो जाएगा 1। तो r का मान अगर हमारा 0 होगा मतलब तो 2q के रूप में रहेगा, और r का मान अगर 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 के रूप में रहेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2q, या इसलिए लिख सकते हैं कि 2q एक क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक होगा। और 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2q और प्लस में 1 क्या हो जाएगा एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम, विषम पूर्णांक होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना था जो कि हो जाएगा हमारा प्रूफ हो गया, बस यही दिखाना था। नेक्स्ट चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है ये उदाहरण 3 का है। उदाहरण 3 बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, q एक क्या है पूर्णांक है। तो धनात्मक अगर हम लोग विषम पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें तो धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या बताया, जस्ट हम लोग चर्चा किए कि धनात्मक विषम पूर्णांक में 1 3 5 7 इस तरह से आ जाता है हमारा विषम संख्या, पॉजिटिव विषम संख्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो यहां से जो हमारा मानते हैं क्या, माना एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, और एवं यहाँ पे हम लोग b बराबर क्या मान लेते हैं 4, किसके वजह से, तो यहाँ पे 4q के रूप में है। तो b जो हमारा है 4 है, एक तरह से क्या है वो, तो b जो हमारा यहाँ पे है एक तरह से डिवाइजर का काम कर रहा है। b किसका काम कर रहा है, डिवाइजर का। डिवाइजर बोले तो भाजक। अब हम लोग के पास क्या है, अगर यहाँ पे b बराबर 4 है और a एक पूर्णांक है जहाँ पे q भी एक पूर्णांक हमारा है, तो q एक पूर्णांक है तो हम लोग a बराबर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, a बराबर 4q लिख सकते हैं, या a बराबर हम लोग 4q प्लस में 1 लिख सकते हैं, या a बराबर हम लोग 4q प्लस में क्या लिख सकते हैं 2,
या a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस में कितना 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि चूंकि जो यहाँ पे r होगा हमारा वो ग्रेटर या इक्वल होगा किससे 0 से, लेकिन r जो होगा हमेशा 4 से छोटा होगा। तो r का पॉसिबल जो वैल्यू होगा मतलब संभवतः जो मान होगा r का या तो 0 हो सकता है 1 2 या 3 होगा। r का मान 0 1 2 और 3 हो सकता है। तो अब यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4q एवं 4q प्लस 2 जो है यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या कि 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बस इसको दिखाना था हम लोग को। अब चूंकि r का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर जिसमें 0 1 2 और 3 तक होगा हमारा, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें 1 और 3 में हमेशा विषम ही नंबर रहेगा। चलिए ये है आपका लास्ट उदाहरण का क्वेश्चन। तो देखा हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू के बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब कम से कम जगह घेरना है। कम से कम मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसके बाद न्यूनतम अगर बोल लिया समझिए एचसीएफ निकालना है, और अगर अधिकतम बोला तो एलसीएम निकालना है। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही यूज करेंगे। अब जो बड़ा होगा उसको क्या मानते हैं हम लोग, उसको मानते हैं हम लोग भाज्य, और जो छोटा होता है उसको क्या मानते हैं भाजक। तो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ से भाज्य की संख्या पूछे, भाज या जिसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं, तो डिविडेंड हम लोग इसमें किसको मान लेंगे 420 को। और भाजक की अगर हम लोग बात करें, भाजक जिसको हम लोग डिवाइजर के नाम से जानते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 420 बराबर 130। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ हम लोग एक बना लेते हैं पैटर्न। 130 से डिवाइड करना है किसको 420 को। तो अगर जैसे हम 3 बार लगाते हैं, 4 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में 520 हो जाएगा, तो यहाँ 3 बार लगाइए। 3 बार करते हैं तो 3 से 0 में 13 39 मतलब 390। इससे कम है, घटाने पे 0, 12 में से 3 घटाइएगा 30 बच जाएगा, है ना, चूंकि यहाँ से घटेगा। तो कहने का मतलब कि 3 + 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, r डज नॉट इक्वल 0। तो r डज नॉट इक्वल 0 होता है तो फिर से क्या करते हैं हम लोग, सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। तो 30 से हम लोग फिर करेंगे डिविडेंड का काम, सॉरी डिवाइजर का काम करेगा, और 130 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर। 130 डिविडेंड और 30 डिवाइजर। तो फिर यहाँ से 4 बार लगा सकते हैं, 4 बार में 120 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं देयरफॉर फिर से 130 को हम लोग क्या मान लेंगे भाजक कौन हो जाएगा 30। फिर से कितना बार लगा सकते हैं 4, और प्लस का रिमाइंडर बच जाएगा 10, क्योंकि 120 और प्लस 10 130। फिर से हमारा r डज नॉट इक्वल 0। फिर वही काम करेंगे हम लोग, इसमें घटाने पे हमारा 10 बचा, 30 को डिवाइड करेंगे 3 बार लग जाएगा आपका 30, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 30 को हम लोग डिविडेंट मानेंगे, और यहाँ से 10 को डिवाइजर हो जाएगा, प्लस में 3 और प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से r बराबर 0, मतलब कि यहाँ से हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा
HCF जो हमारा हुआ वो 10 हुआ। अब कहने का मतलब है कि ऐसी ढेरिया बोल रहा है कि तथा ढेरिया बर्फी का परत में न्यूनतम स्थान घेरे, बर्फियों की संख्या समान रहे। तो ऐसी कितना ढेरिया बनाना चाहता है, तो इसमें टोटल कितना ढेरी बनेगा, तो टोटल ना, टोटल भी बोल सकते हैं या फिर इस प्रकार के लिख सकते हैं, इस प्रकार के कितना ढेरी बनेगा, 10 ढेरी बनेगा, 10 ढेरी बनेगा। कितना बनेगा, 10। तो वही चीज बोल रहा है कि इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं जिससे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होना चाहिए तथा ढेरियों की बर्फी के परात में न्यूनतम संख्या घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी है ना, यहाँ पे थोड़ा गलती है। प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखना होगा, यहां से लिख सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखना होगा। कितना बर्फी, 10 बर्फी रखना होगा। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम तो मिलते हैं एक्सरसाइज को लेकर के, जो एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।